हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नाम देखिएगा इसका, क्या लिख रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट बच्चों करंट का होता है। करंट का इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अगर कहीं पर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है करंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट होता है चार्ज का, और ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट होता है मास का। ठीक है। ऑस्टेड फाउंड दैट, ऑस्टेड नाम है साइंटिस्ट का, ऑस्टेड फाउंड दैट व्हेनेवर द चार्ज इज इन मोशन, चार्ज इज इन मोशन, then a current starts flowing and a magnetic field is produced. This effect of current is called magnetic effect of current. The magnetic field can be produced without a magnet. मैग्नेटिक फील्ड को बिना मैग्नेट के प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट ए चार्ज। ये बात क्लियर हो गई होगी। ऑस्टेड नामक साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो करंट कंडक्ट करेगी, और करंट जब कंडक्ट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है बेटे करंट का। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस विदाउट ए मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड को बिना मैग्नेट के प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को बिना चार्ज के जनरेट नहीं किया जा सकता। सो द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस विदाउट ए मैग्नेट, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट चार्ज। ये बात क्लियर होगी। जैसे कोई वायर है, इसमें करंट कंडक्ट करा दे तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो हुआ है वो किसके कारण जनरेट हुआ है? करंट के कारण। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बिना मैग्नेट के, क्योंकि ये वायर कोई मैग्नेट तो है नहीं, तब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस विदाउट ए मैग्नेट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट चार्ज। जैसे कोई वायर है, इसमें करंट कंडक्ट करा दी तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बिकॉज वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को हम जनरेट कर सकते हैं बिना मैग्नेट के, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को बिना चार्ज के जनरेट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट देखिएगा जरा, यहां पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों ये। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर रखा हुआ है तो करंट नहीं होगी। देन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड जीरो बिकॉज करंट इज जीरो। क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पर है तो करंट जनरेट नहीं होगी, इसलिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट जीरो है। इफ ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर कोई चार्ज पार्टिकल बीम या कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, इसका मतलब चलते समय उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज पार्टिकल चले, देन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। चार्ज पार्टिकल विदाउट एक्सेलरेशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है, मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रोड्यूस्ड। नोट करते जाइएगा साथ साथ। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट देखिएगा। एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग, एन एक्सेलरेटेड चार्ज और एन ऑसिलेटिंग चार्ज। अगर कोई चार्ज पार्टिकल चलते समय उसमें एक्सेलरेशन हो, या फिर ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग का मतलब है कोई चार्ज पार्टिकल या तो चलते समय उसमें एक्सेलरेशन हो, या ऑसिलेटिंग का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो, मतलब वाइब्रेट कर रहा हो, देन रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। E and B both are oscillate
और ड्यूरिंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ रेशियो ऑफ E एंड B इज इक्वल टू C, तो उसमें से निकलती है कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। ये लाइन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर से सुन लीजिएगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल चलते समय उसमें एक्सेलरेशन हो या कोई चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा हो तो उसमें से निकलती हैं, रेडिएट होती हैं क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी निकलती है उसमें से। कौन सी, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। E and B both are oscillate and speed of light equal to E upon B। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट करती हैं क्या बेटा? एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बदलता हुआ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। नोट कर लिया? यस। सिक्स्थ पॉइंट देखो, बहुत काम की चीज है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट। देखिएगा ध्यान से। इफ अ करंट फ्लोज इन ए स्ट्रेट लाइन वायर, इफ द करंट फ्लोज इन ए स्ट्रेट लाइन वायर then only magnetic field produced around the wire. Electric field zero because wire is electrically neutral. Inside the wire both electric field and magnetic field will be present. क्या कहना चाहता है? जैसे ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, ये वाला वायर है, अगर इसमें हम क्या कंडक्ट करा दें बच्चों? करंट कंडक्ट करा दें, करंट फ्लो करा देंगे, तो इस वायर के अराउंड, इस वायर के, जैसे ये कोई वायर है, इस वायर में अगर हम करंट कंडक्ट करा दें तो इस वायर के चारों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा बाहर, वायर के बाहर। क्यों? क्योंकि वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इनसाइड द वायर, वायर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसलिए होगा मेरे बच्चे, क्योंकि जब इस वायर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सोचो एक टर्मिनल तो हो गया प्लस और ये टर्मिनल हो गया माइनस, तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। बैटरी से अप्लाई किया है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा वायर के भीतर। और जैसे ही बैटरी लगाओगे तुरंत करंट कंडक्ट करने लगेगी, और करंट जब कंडक्ट करेगी तो करंट का इफेक्ट कौन सा होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर किसी वायर में, कंडक्टिंग वायर में हम करंट कंडक्ट करा दें तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, बिकॉज वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यही लाइन लिखी है, यहां पर ये पॉइंट लिखा है। If the current flowing in a wire, then only magnetic field will be produced around the wire, but electric field is zero because wire is electrically neutral. Inside the wire, both electric field and magnetic field will be present. वायर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखो, सेवेंथ पॉइंट देखिएगा, ये वाला। सेवेंथ पॉइंट देखें बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेवेंथ पॉइंट देखें आप। When the current flowing in a straight line wire, then magnetic lines of force are produced in the form of concentric circles. The common center lies on the wire, no poles are produced. The direction of magnetic field lines is given by Maxwell corkscrew law. The magnetic field is produced around the wire, along the wire, B is zero. B is zero along the wire, मतलब ये जैसे वायर है और इसमें करंट कंडक्ट करा दे हम, तो along the wire मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्या कहना चाहता है? When the current flows in straight line wire, इस पॉइंट को एक बार नहीं 4 बार समझो बच्चों।
व्हेन द करंट फ्लोज इन स्ट्रेट लाइन वायर। जैसे ये कोई वायर है, ये वाला वायर है, इसमें अगर हम करंट कंडक्ट करा देंगे, व्हेन करंट फ्लोज इन स्ट्रेट लाइन वायर देन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस अराउंड द वायर। तो इस वायर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स, कॉन्सेंट्रिक का मतलब कॉमन सेंटर लाइज ऑन द वायर, ठीक है ना। अगर इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज। फिर से देखो इस पॉइंट को, व्हेन द करंट फ्लोज इन स्ट्रेट लाइन वायर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नोट करिए साथ साथ मेरी, फिर मैं समझाता हूं आपको इसे, पहले नोट करो। व्हेन द करंट फ्लोज इन ए स्ट्रेट लाइन वायर, नोट करिए साथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। द कॉमन सेंटर lies on the wire, no poles are produced in case of current carrying wire. The direction of magnetic field lines is given by Maxwell cork screw law. The magnetic field produced around the wire along the wire B is equal to 0, B is equal to 0 along the wire. वायर जैसे ये वाला है और इसकी अलोंग द वायर, वायर की सीध में, मतलब वायर की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो पोल्स आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ सर्कुलर कॉइल और सॉलिडॉइड। इसी पॉइंट को बार बार फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या बेटा, when the current flowing in straight line wire, कोई स्ट्रेट लाइन वायर है, अगर हम इसमें करंट कंडक्ट करा दें, when the current सॉरी बच्चों, when the current flows in straight line wire then concentric circular magnetic field lines are produced around the wire। मतलब वायर में करंट कंडक्ट करा दें तो इस वायर के अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी, और जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी उन सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंटर जो होगा किस पर होगा, वायर पर होगा। कॉमन सेंटर लाइज ऑन द वायर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा बच्चों। पहले इस पेज को जरा मैं इधर कर दे रहा हूं, फिर से सुन लो जो स्टेटमेंट मैंने बोला था, व्हेन करंट फ्लोज इन स्ट्रेट लाइन वायर, जरा गौर से देखना। ये कोई वायर है बच्चों, इस वायर में करंट ऐसे कंडक्ट कर रही है, ये मैंने प्लेन बनाया है ये वाला, ये मेरा हाथ समझ लो ऐसे, और ये वायर है ऐसे, तो ये वायर इस तरह से तो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसमें करंट हमने कंडक्ट करा दिया इस तरह से ऊपर की ओर। इस वायर में करंट ऊपर की ओर कंडक्ट कर रही है। जैसे ही वायर में करंट कंडक्ट कराएंगे हम, तो इस वायर के अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, इस तरह की फील्ड लाइन जनरेट होंगी, सर्कुलर फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, और इन सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सेंटर होगा वो कहां पर होगा, वायर पर होगा। यही बात बोली है आपने। व्हेन द करंट फ्लोज इन स्ट्रेट लाइन वायर देन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर। द कॉमन सेंटर लाइज ऑन द वायर। पोल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन वायर। किसी वायर में करंट कंडक्ट करा दें तो करंट कैरिंग वायर के कारण पोल नहीं बनते, ठीक है ना, बोलो।
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन निकालते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गिवन बाई मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ, या ऐसे समझ लो जैसे करंट इसमें ऊपर की तरफ बह रही है, ऊपर की तरफ ऐसे, तो राइट हैंड ये थंब रूल लगा दो आप डायरेक्ट, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स ये रही, ठीक है ना, और फिंगर्स कर्ल करो ऐसे, भाई स्क्रू को तो ऐसे ही तो घुमाओगे, ऐसे 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 ऐसे, करंट अपवर्ड है तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉक, ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। और अगर करंट इसमें किधर होती, डाउनवर्ड हो जाती, अगर करंट डाउनवर्ड होती, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पर अलग से एक और फिगर बनाई दे रहा हूं मैं, अगर इसमें करंट ऐसे डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस अराउंड द वायर, ठीक है, इसकी फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, देखो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो फील्ड लाइंस ऐसी है, और करंट डाउनवर्ड है तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी, करंट डाउनवर्ड है तो फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, समझ गए। देखो करंट किस ऐसे है, इस तरह से, तो फील्ड लाइन ऐसे है ऐसे, और इसमें करंट डाउनवर्ड है ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अपवर्ड करंट है तो एंटी क्लॉक फील्ड लाइंस है, और डाउनवर्ड करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस है। व्हेन करंट फ्लोज इन स्ट्रेट लाइन वायर, अगर किसी स्ट्रेट लाइन वायर में हम करंट कंडक्ट करा दें, देन सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस अराउंड द वायर, कॉमन सेंटर लाइज ऑन द वायर, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ, और राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं आप। करंट अगर अपवर्ड है फील्ड लाइंस एंटी क्लॉक होंगी, और करंट अगर डाउनवर्ड है तो फील्ड लाइन क्लॉकवाइज होंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस अराउंड द वायर, जैसे ये वायर है, फील्ड इज जीरो अलोंग द वायर, जैसे वायर में करंट ऐसे है तो इस वायर के अलोंग का मतलब इसकी एक्सिस की सीध में, यहां पर लेंगे, इस पॉइंट पर लें, यहां पर लें, या इस पॉइंट पर लें, इस वायर की सीध में यहां लें, तो यहां पर भी क्या होगा, जीरो होगा। वायर में करंट कंडक्ट कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर होगा, अलोंग द वायर, इधर की तरफ ले, वायर की एक्सिस पर इधर, या इस इधर की तरफ एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आपने लिखी हुई है, ये रखी है, देखो फिर से समझ लो। When the current flows in straight line wire, magnetic lines of force are produced in the form of concentric circles. The common center lies on the wire. No poles are produced in case of straight line wire. The direction of magnetic field lines is given by Maxwell cork screw law, और right hand thumb rule भी कह सकते हैं। The magnetic field is produced around the wire, along the wire, magnetic field zero. The poles are produced in case of current carrying coil or and current carrying solenoid. पोल बनते हैं करंट कैरिंग कॉइल के कारण, पोल्स आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। एक एक शब्द, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और बच्चों आपको कम से कम 2-2, 3-3 बार इस वीडियो को देखना होगा और लिखना होगा बार बार। द पोल्स आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। जैसे ये कोई कॉइल है, कॉइल ही तो है ये, और इसमें करंट कैसी है, क्लॉकवाइज। ये क्या लिखा है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कैसा होता है, सोलेनॉइड बोलते हैं बच्चों एज ए हेलिकल स्प्रिंग की तरह, ये इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, इसको इसे बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इसको बोलते हैं अगर इसमें करंट कंडक्ट करा दें हम। सोलेनॉइड स्प्रिंग देखिए ना, स्प्रिंग की तरह बाइंड कर रखा है भाई ऐसे, और इसमें करंट हम कंडक्ट करा दें तो इसके अंदर 2 पोल जनरेट होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल।
करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, क्लॉकवाइज करंट होगी तो साउथ पोल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी तो पोल नॉर्थ बनता है। क्लॉकवाइज करंट है तो पोल साउथ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो पोल नॉर्थ बनेगा। एक और सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको, सुनिएगा ध्यान से। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, पोल्स आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। एन और एस बनाना जानते हो, ये एन है और ये क्या है, एस। जरा गौर से देखना, ये कोई सर्कुलर कॉइल तो नहीं है, रेक्टेंगुलर बना दी मैंने, और अगर इसमें करंट इस तरह से कंडक्ट कर रही है तो बताइए कौन सा पोल है ये। इस पर एरो लगा दो ऐसे, इस पर एरो लगा दो ऐसे, इस पर एरो ऐसे लगाओ और इस पर एरो ऐसे, रटो मत आप। इसमें इन दोनों में से क्या फिट होगा, इसमें एस फिट हो जाएगा एरो के अकॉर्डिंग या एन फिट होगा। इसमें एस फिट हो रहा है, जिसमें एरो ऐसे है ना ऐसे, और इसमें करंट ऐसे है, तो ये पोल साउथ बन गया, ये वाला। इसका मतलब क्लॉकवाइज करंट होती है तो पोल साउथ बनता है। और अगर करंट ऐसे होती, देखो इस तरह से, तो देखो इसमें ये फिट होगा एन, करंट ऐसे है, ऐसे है, ये पोल कौन सा बन गया, नॉर्थ बन गया। और बी की डायरेक्शन जो होती है मेरे बच्चे, ठीक है ना, सर्कुलर कॉइल है ऐसे, सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट कैसी है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज तो है, तो इसमें क्या फिट हो रहा है, एस या एन। मेरे ख्याल से ये एस फिट होगा इसमें। एन और एस में से जो भी फिट हो जाए करंट की डायरेक्शन को देख लेना, इसमें एस फिट हो रहा है। और अगर इसमें करंट ऐसे है, ऐसे, तो इसमें क्या फिट हो रहा है, एन फिट हो रहा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। क्लॉकवाइज करंट पोल साउथ बनता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट पोल नॉर्थ बनता है। ये बात क्लियर हो गई होगी बात आपको। करंट कैरिंग कॉइल के अंदर दो पोल होते हैं बच्चों, एक तो नॉर्थ और एक साउथ। अगर करंट, जैसे ये कॉइल है, इसमें करंट क्लॉकवाइज है, सामने से देखने पर करंट ऐसे दिख रही है क्लॉकवाइज, तो ये पोल साउथ है, ठीक है ना। आप कोई सी भी कॉइल ले लो, मान लो जैसे सपोज दैट ये कॉइल मान लो ये रही, आप अपनी तरफ से देखना, आप उधर से देख रहे हो ना, जैसे मान लो इसमें करंट ऐसे है, क्लॉकवाइज हो गई ना, इधर से देख रहे हो तो आप, तो ये क्लॉकवाइज है तो ये साउथ बन गया। तो मैं इधर से देखूंगा, अगर अब इधर से देखूंगा, आप उधर से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज, और मुझे दिख रही है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से पोल साउथ है तो इधर से पोल नॉर्थ होगा। एक ही कॉइल के अंदर दोनों पोल होंगे, एक तरफ से नॉर्थ दिखेगा तो दूसरी तरफ से कौन सा दिखेगा, साउथ दिखेगा। चेक करो, देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना। यस, मैं बताता हूं, सुनो। क्लॉकवाइज करंट तो साउथ पोल बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट तो पोल कौन सा बनता है, नॉर्थ बनता है। ये बात क्लियर है। और बी की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से तो अवे और टूवर्ड्स साउथ। नॉर्थ पोल से, जैसे ये कोई नॉर्थ पोल है तो बी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम नॉर्थ होती है, और अगर ये कोई साउथ पोल है तो बी की डायरेक्शन टूवर्ड्स साउथ होती है। तो यहां पर बी की डायरेक्शन बताओ, साउथ पोल है ये, तो बी की डायरेक्शन ऐसे होगी नीचे की तरफ, और ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, तो अवे फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्थ। In this case, direction of magnetic field normal to plane inward। और अगर नॉर्थ पोल है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम नॉर्थ का हो या नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड। क्लियर है। इस करंट को, इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉक को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ये बात मैंने यहाँ लिख दिया, ये रही। देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल बनेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ कॉइल, इसके कॉइल के सेंटर पर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन डाउनवर्ड ईयर। तो यहाँ पर बी की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाते हैं बच्चों किससे, क्रॉस से या फिर प्लस से।
डाउनवर्ड कहीं पर, जैसे किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रखी है बच्चों आपके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड को, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से या फिर प्लस से दिखाते हैं। जैसे मैं कहना ये चाहता हूं, जैसे कहीं पर कोई स्पेस है ये, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को ऐसे शो कर रखा है, तो बता सकते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस शो करते हैं कैसे? क्रॉस से या फिर हम प्लस से, या तो क्रॉस लगा दो या प्लस लगा दो। क्रॉस का साइन लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि बी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और प्लस का साइन लगा है तब भी बी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये कैसी करंट है? एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज करंट को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। ये कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। सो डायरेक्शन ऑफ बी एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन वर्टिकली अपवर्ड। ईयर यहां पर बी की डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड का वर्टिकली अपवर्ड ऐसे कह सकते हैं। और अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से शो करते हैं बच्चों, या माइनस से शो करते हैं। डॉट से शो करते हैं या फिर माइनस से शो करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाहते हैं बच्चों, जैसे किसी जगह पर ये प्लस के साइन लग रहे हैं, तो बता सकते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताई है उसने? डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं प्लस से या फिर क्रॉस से, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। और अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को, नॉर्मल टू प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, आउटवर्ड है, तो या तो हम उसको ऐसे डॉट से दिखाते हैं, ऐसे डॉट से। इसका मतलब क्या हो गया? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से दिखाया जाता है ऐसे। कहीं पर ऐसे डॉट डॉट के साइन बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ये तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं हम क्रॉस से या प्लस से, और अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं हम डॉट से या फिर माइनस से। याद रहेगा? बहुत अच्छी बात। मैं बात कर रहा हूं बायोट-सैवर्ट्स लॉ की। किसकी बेटे? बायोट-सैवर्ट्स लॉ। और इसको लाप्लास लॉ के नाम से भी जानते हैं हम। किसके नाम से जानते हैं हम इसको? लाप्लास लॉ से। इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पर चलेगा बच्चों। यहां से आगे पूरा चैप्टर जो चलेगा वो केवल इसी टॉपिक पर बेस्ड है। यस, लाप्लास लॉ और बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ, और इसको नाम जानते हैं किससे? लाप्लास लॉ। ध्यान से सुनिएगा। दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। इसकी हेल्प से हम किसी करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। स्मॉल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर आईडीएल। जैसे यहां पर कोई करंट कैरिंग वायर है, ये साथ साथ नोट करते जाइएगा बच्चों। ये कोई करंट कैरिंग वायर है, कोई वायर है, ये वाला वायर है। ये इस वायर के कारण मुझे कोई पॉइंट दिया है, ये पॉइंट P। इस वायर से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये कितना है? R है, ये R, और ये पोजीशन वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और इस पर मैंने कोई करंट एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा, ये वाला इतना हिस्सा, इतना वाला हिस्सा, इसकी लंबाई मैंने कितनी मानी है? DL, और इसमें करंट कितनी है राजा बेटा? I करंट है इसमें। तो इस स्मॉल एलिमेंट की लंबाई तो DL, और इसमें करंट कितनी है? I। करंट की डायरेक्शन आपने शो की है, ये रही, ठीक है ना। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर, जिसका पोजीशन वेक्टर R इस एलिमेंट से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। इस पॉइंट पर इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए लाप्लास ने, बायोट-सैवर्ट्स ने
एक नियम दिया है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं, लाप्लास के नियम से जानते हैं। एक छोटा सा कोई करंट एलिमेंट है ये वाला, इतना हिस्सा, इसकी लंबाई कितनी मानी है मैंने dl, और इसमें करंट कितनी है I, और इस करंट एलिमेंट से r दूरी पर कोई पॉइंट P है जिसके पोजीशन वेक्टर इस करंट एलिमेंट से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर बायो-सेवर्ट्स लॉ है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये नियम है। हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर, लेट अस टेक ए पॉइंट P, हमने मान लिया है कोई पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर, स्मॉल लंबाई के वायर से r दूरी पर कोई पॉइंट P लिया है, वेयर पोजीशन वेक्टर r ऑफ पॉइंट P मेक्स एन एंगल थीटा, जहां पर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर इस करंट एलिमेंट से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, विद द करंट एलिमेंट, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB, स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल माना है dB, ड्यू टू this small element is proportional to these factors, dB is a directly proportional I dl sin theta upon r square। नोट करिए आप इसको अभी और अभी नोट करो। उस करंट स्मॉल एलिमेंट के कारण, स्मॉल एलिमेंट के कारण, इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड dB कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, कांस्टेंट लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज कांस्टेंट, जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां पर 4 पाई तो कांस्टेंट है ही, म्यू नॉट को बोलते हैं हम क्या बेटा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। द वर्ड परमिएबिलिटी मीन्स द एक्सटेंट अप टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट द मीडियम। द वर्ड परमिएबिलिटी, द वर्ड परमिएबिलिटी मीन्स the extent up to which magnetic field can penetrate the medium, मतलब उस मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पेनिट्रेट करने की एबिलिटी क्या कहलाती है, उसकी परमिएबिलिटी कहलाती है मीडियम की। क्या बोलते हैं इसको, परमिएबिलिटी। इस फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म देखिएगा आप, इस रिलेशन का वेक्टर फॉर्म देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड B इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं हम इस फॉर्मूले को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यू, dl क्रॉस r, ध्यान हो A क्रॉस B पढ़ा था आपने, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आपको ध्यान हो A क्रॉस B फॉर्मूला जानते हो आप, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, A क्रॉस B बराबर ए बी साइन थीटा, और इनटू यूनिट वेक्टर लिखा था, ध्यान करो, ए क्रॉस बी का। यस, अगर हम यहां पर देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, I तो स्केलर क्वांटिटी है, dl साइन थीटा की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, dl क्रॉस r अपॉन r क्यू, क्योंकि dl क्रॉस r को मैं क्या लिखूंगा, dl r साइन थीटा अपॉन r क्यू, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन ये आ जाएगा। dl क्रॉस r की जगह पर क्या लिखा जाएगा, dl इंटू r साइन थीटा अपॉन r क्यू, तो एक r से r कैंसिल होगा, तो रिलेशन ये आएगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नोट करो इसे, नोट कर लिया, यस। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो आप, मॉडुलस ऑफ dl क्रॉस r अपॉन r क्यू, या फिर हम
dl क्रॉस r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, dlr sin थीटा अपॉन आर क्यू। तो एक r से dlr sin थीटा अपॉन आर क्यू था ना ये, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है बच्चों, वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई याद करनी होगी आपको, ये कांस्टेंट है ये वैल्यू। वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और हेनरी पर मीटर इन एसआई सिस्टम। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट तो होती नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है एसआई सिस्टम में 10⁻⁷। इसकी यूनिट है म्यू नॉट की न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कभी कभी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेता है तुमसे, किसका, म्यू नॉट का, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और हेनरी पर मीटर इन एसआई सिस्टम। ठीक है, 4 पाई को यहाँ ले जाओ, इस 4 पाई को यहाँ ले आओ, तो म्यू नॉट बराबर 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और हेनरी पर मीटर इन एसआई सिस्टम। ठीक है ना। बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बी वेक्टर है बच्चों। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the wire and the point. The direction of magnetic field B due to current carrying wire is given by right hand palm rule. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शन का मैग्नेट में बच्चों डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा यूज है, और मैग्नेट में मैं केवल डायरेक्शन के लिए 2 ही रूल पढ़ाऊंगा और उन्हीं 2 रूल से हम सारे क्वेश्चंस निकालेंगे। ध्यान से सुन लो। B इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, B इज ए वेक्टर क्वांटिटी, B इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the wire end point. The direction of magnetic field due to current carrying wire is given by right hand palm rule. बी वेक्टर क्वांटिटी है। बी की डायरेक्शन मेरे बच्चे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में वायर और वो पॉइंट रखा हुआ है, यही लिखा है। बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर एंड पॉइंट। जिस प्लेन में वायर और पॉइंट रखा हुआ है, बी की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना। और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बी की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल कहते हैं, पाम कहते हैं हथेली। ठीक है ना। क्या बोला आपने, बी वेक्टर क्वांटिटी है। बी की डायरेक्शन मेरे बच्चे करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, उस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में कंटेनिंग का मतलब रखे हुए हैं, जिस प्लेन में वायर और पॉइंट रखा हुआ है। और उस बी की डायरेक्शन देते हैं हम राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल क्या है ये समझो। बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर एंड पॉइंट। करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस बी की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में वायर और वो पॉइंट रखे हुए हैं। और बी की डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड पाम रूल। ठीक है ना, राइट हैंड के पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड तो समझते होंगे, राइट हैंड, यस। नियम क्या है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब हो गया, राइट हैंड पाम रूल ये होता है, थंब तो करंट की डायरेक्शन में रख लो, उंगलियां जो है राइट हैंड की वो उस पॉइंट की तरफ खोल दो, ओपन कर दो,
जिस पॉइंट पर बी निकालना है। तो हथेली जिस डायरेक्शन में जाएगी वो बी की डायरेक्शन बताएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर ये वायर है, ये रहा वायर, ये वायर है, इस वायर के कारण मुझे बी निकालना है इस पॉइंट पर। तो आपने कहा है B is a vector quantity direction of magnetic field due to current carrying wire is normal to plane in which wire and point is kept। वायर और पॉइंट जिस प्लेन में रखे हुए हैं, B की डायरेक्शन किसी वायर के कारण, करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पर B की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में ये वायर और ये पॉइंट रखे हुए हैं। जैसे ये वायर और ये पॉइंट इस बोर्ड पर रखे हुए हैं, तो इस पॉइंट पर बी जो होगा या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा बी, या तो बाहर की तरफ होगा बी या फिर अंदर की तरफ होगा बी। अब प्रश्न ये है कि बी बाहर है या अंदर की तरफ है। उसकी डायरेक्शन निकालते कैसे हैं? राइट हैंड पाम रूल। थंब, राइट हैंड का जो अंगूठा है ना, ये वाला अंगूठा दिखा दो किसको? करंट को दिखा दिया मैंने अंगूठा। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स ओपन टुवर्ड द पॉइंट। फिंगर्स राइट हैंड यही तो है। थंब को तो किधर की तरफ रख दो? करंट की डायरेक्शन में रख दो, और फिंगर्स ओपन द पॉइंट टुवर्ड्स पॉइंट, फिंगर पॉइंट की तरफ ओपन कर दो। पाम गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम किधर गई है? जैसे करंट इधर है, पॉइंट इधर है, तो फिंगर्स किधर ओपन कर दी मैंने? पॉइंट की तरफ। तो हथेली नीचे की तरफ जा रही है ना, तो इस पॉइंट पी पर बी किधर होगा? नॉर्मल टू प्लेन इनवर्ड। इस पॉइंट पर निकालना है मुझे, क्यू पर। इस पॉइंट पर मुझे बी निकालना है, तो लगाइए नियम, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स ओपन टुवर्ड द पॉइंट, पॉइंट इधर है। अब ये फिंगर्स इधर कैसे ओपन करेंगे? ऐसे कैसे? जैसे टूट जाएंगी उंगलियां तो बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसे लगाना होगा। देखो नियम, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स ओपन टुवर्ड्स द पॉइंट, पॉइंट की तरफ उंगलियां खोल दी, तो पाम क्या बताएगी? बी की डायरेक्शन को बताएगी। तो इस वायर के कारण इस पॉइंट पर बी किधर हो गया? नीचे, और इस पॉइंट पर बी हो गया ऊपर। क्लियर है? अगर हम ऐसे देते तो, जैसे ये कोई वायर है, इस वायर में करंट ऐसे है, सोचो, और इस पॉइंट पर बी निकालना है मुझे, या इस पॉइंट पर भी निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर ए पर, और इस पॉइंट बी पर निकालना है। तो ए पर निकालिएगा, राइट हैंड पाम रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये रहा, फिंगर्स ओपन द पॉइंट, पॉइंट ऊपर है, मैंने फिंगर्स ऊपर खोल दी, तो पाम किधर आ गई? बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट ए पर बी किधर हो गया? बाहर की तरफ, इधर की तरफ आएगा। इस पॉइंट पर देखेंगे तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये रही, फिंगर्स ओपन द पॉइंट, ये रहा, पाम किधर जा रही है? अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पर भी किधर हो गया? नॉर्मल टू प्लेन इनवर्ड। क्लियर है ये बात? ये बात मैंने यहां लिख दी है। इस वाले फिगर में देखिएगा, पॉइंट पी पर बी की डायरेक्शन किधर है? नॉर्मल टू प्लेन, डाउनवर्ड ईयर, एट क्यू डायरेक्शन ऑफ बी नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड, ऊपर की ओर। ये द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज नॉर्मली इनवर्ड। पी पर नॉर्मली इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ, शोन बाई क्रॉस, क्रॉस से शो करते हैं। डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से शो करते हैं। एंड एट क्यू, क्यू पर देखेंगे तो नॉर्मली आउटवर्ड, क्यू पर नॉर्मली आउटवर्ड, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से शो करते हैं। किससे शो करते हैं मेरे बच्चे? डॉट से। चले आगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। ये आप पढ़ चुके हो, आप सुनो जरा ध्यान से। आपने बताया कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। इसको नंबर डाल दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹, इक्वेशन नंबर सेकंड। जरा एक काम करो, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो देखो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, तो ये म्यू नॉट नीचे आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ये रहा, तो
तो वैल्यू आएगी 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। दिस डिवाइड बाई दिस, तो 9 × 10⁹ को इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू डिवाइड करोगे यहाँ पर, और इसको ले जाओगे ऊपर तो 9 × 10⁻16 और 9 × 10⁻16 शायद ये किसकी वैल्यू है, c² की वैल्यू है। c क्या चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट है मेरे बच्चा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 × 10⁻16। इसका मतलब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, c² लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर देखिएगा क्या बेटा, μ0/4π की वैल्यू ये हुई, 1/4π एप्सिलॉन की वैल्यू ये होती है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। पहले चेक कर लो आराम से, तसल्ली से, और नोट कर लो इसे, इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 9 × 10⁻16, और इसको लिखा जा सकता है c²। आराम से पहले नोट करो इसे, इतना कर लिया बच्चों, कर लिया। इसका स्क्वायर हटाओ, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, रूट आएगा ना इसका, तो c = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। अगर मीडियम होता तो बच्चों दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर मीडियम है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दिस इज द परमिएबिलिटी इन मीडियम ऑफ मीडियम, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है ना। आपने पढ़ा हो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n = c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो उस मीडियम का क्या निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम n का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c/v। तो दिस अपॉन दिस करो, ये अपॉन ये करेंगे तो वैल्यू मेरे ख्याल से ये ऊपर चली जाएगी बच्चों, ये तो रिजल्ट आएगा ये μ/μ0 ε/ε। ये तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको लिख सकता हूं μ/μ0 को μr और ε/ε0 को εr। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = c/v = रूट परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर। यहां पर कोई प्रॉब्लम, यहां पर μr क्या लिखा है आपने, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और εr रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। स्पेशल फॉर वाटर, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पानी के लिए स्पेशल फॉर वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, पहले इसका रूट हटाइए, यहाँ से स्क्वायर करो पहले इसका, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो n² = εr μr × εr। ठीक है ना। और वाटर के लिए n की वैल्यू होती है 4/3। तो n की वैल्यू 4/3, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/3 का स्क्वायर = μr। और वाटर के लिए मेरे बच्चे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81 होता है, वैसे तो हमने 80 लिख दिया है। इसको सॉल्व करें आप, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 16/9 = μr × 80। तो इस 16 से 80 को क्या बार, तो μr क्या है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ वाटर = 1/45। दिस वैल्यू इज लेस देन 1। वाटर के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 है। ये प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा, मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं सब्सटेंस की। मैग्नेटिज्म एक चैप्टर आएगा इसके आगे, उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको। वाटर एक्चुअल में डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, 3 पढ़े होंगे आपने। तो वाटर जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल है, और डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है लेस देन 1। और वाटर के लिए कितनी है गई, अरे वाटर के लिए कितनी हो गई है मेरे बच्चे, ये 1/45, ये लेस देन 1 ही तो है। अभी एक बात बताई थी,
इफ करंट फ्लोज इन स्ट्रेट लाइन वायर, किसी स्ट्रेट लाइन वायर में हम करंट कंडक्ट करा दें, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लिखा है बच्चों, ये कोई स्ट्रेट लाइन वायर है, ये वाला ये, और इसमें करंट किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ये होंगी कि नहीं होंगी, जरा गौर से देखना, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सही है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, ऐसी है। देखो इस पॉइंट पर भी इधर है, यहां पर भी इधर है, इस पॉइंट पर भी इधर है, इस पॉइंट पर भी इधर है, जरा गौर से देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है। इस जगह पर जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, तो क्या ये वाला मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, नहीं है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं, इसका और इसका, मतलब इन पॉइंटों पर हर जगह पर इस वायर से समान दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगी। ऐसे दो पॉइंट जहां पर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं, लेकिन अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट लेंगे तो यहां पर भी बी इधर हो गया और यहां पर भी इधर हो गया। अगर डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं। फिर से सुन लो, इन पॉइंटों पर मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन सेम नहीं है मेरे बच्चे, और इन पॉइंटों पर देखो तो डायरेक्शन सेम है, लेकिन इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस वायर के ज्यादा पास में है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या मैग्नीट्यूड कम होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है तो कैसी होंगी, क्लॉकवाइज। तो एक प्लेन में, इस वाले वायर के कारण किसी प्लेन में, एक प्लेन में एक साथ दो पॉइंट ऐसे नहीं मिल सकते हमको जहां पर बी सेम हो। क्या ये बी और ये वाला बी सेम है? नहीं है। सेम इसलिए नहीं है बच्चे क्योंकि इन दोनों पॉइंटों पर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं। सेम मैग्नेटिक फील्ड तो तभी कहलाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। तो इसीलिए एक लाइन लिख दी है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट along z एक्सिस, along z एक्सिस। जैसे मान लो ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, ये वाला, और ये मेरा जो ये वाला प्लेन जो है ये तो एक्स वाई प्लेन और ये z एक्सिस। तो क्या इस प्लेन में कोई दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं? कोई भी दो पॉइंट एक प्लेन में एक साथ दो पॉइंट ऐसे नहीं हो सकते जहां पर बी सेम हो। तो इसका मतलब अगर करंट कैरिंग वायर में जो कि जेड एक्सिस पर है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसमें करंट कंडक्ट करा दें तो इस एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट एक साथ ऐसे नहीं लिए जा सकते जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। यही बात मैंने यहां लिखी है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट along the z axis one cannot find two point in the xy plane, in the xy plane such that the magnetic field are same। मतलब कोई स्ट्रेट लॉन्ग वायर कौन सी डायरेक्शन में, जेड एक्सिस पर है, और इसमें करंट अगर कंडक्ट करा दें तो इस एक्स वाई प्लेन में कोई से भी दो पॉइंट एक साथ हम ऐसे नहीं ले सकते जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। क्लियर? ये बात क्लियर है? यस। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ये इसका डेरिवेशन है बच्चों। जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो इसका डेरिवेशन जरूर देखें और उस डेरिवेशन को एक बार वीडियो देखें, नोट कर लें, नोट करके उसके बाद फिर खुद से स्वतः अपने आप से ही बिना देखे इसको लिख लें। ये डेरिवेशन डेफिनेट सीबीएसई बोर्ड में, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आएगा। इसको नोट करें ठीक से, एक एक शब्द, एक एक पॉइंट नोट करें बच्चों, इसका एक एक पॉइंट नोट करें।
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैं बात कर रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। बी निकालना है कोई फाइनाइट लेंथ का कोई वायर है। फाइनाइट का मतलब जिसकी लंबाई हमको पता है, ठीक है ना। फिगर बना लो ये वाला, ये कोई स्ट्रेट लाइन वायर है ये वाला। इस वायर के कारण मुझे बी निकालना है। लेट अस टेक ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस कैपिटल आर। एक एक शब्द ध्यान से देखें, मैंने रटना नहीं है आपको भी, क्योंकि किसी बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये नोट्स बनाए हुए हैं हमारे द्वारा, खुद के द्वारा। ये रटने वाले पॉइंट नहीं है, जैसा यहां पर बना हुआ है वैसा ही यहां लिखा हुआ है, जरा गौर से देखो। लेट अस टेक ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम ए फाइनाइट लॉन्ग वायर। हमने कोई पॉइंट लिया है, ये कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, इस वायर से। लेट अस टेक ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम फाइनाइट लॉन्ग वायर वेयर वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर। जहां पर हमें क्या निकालना है, इस वायर के कारण भी निकालना है। फिर से समझ लो, लेट अस टेक ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द वायर वेयर वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर। इस पूरे वायर के कारण इस पॉइंट पी पर बी निकालना है। हमने कोई पॉइंट ले लिया है पी, कितनी, कैपिटल आर डिस्टेंस पर वायर से। जिस पॉइंट पर इस वायर के कारण हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। आप फिगर बना लें, बना लिया। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एट ए डिस्टेंस l फ्रॉम द पॉइंट O। हमने इस वायर के कारण बेटा, इस वायर के कारण हमें बी निकालना है। इस पॉइंट पर हमने क्या किया, इस वायर पर मैंने छोटा कोई एलिमेंट मान लिया, ये वाला एलिमेंट। क्यों मान लिया मैंने एलिमेंट भाई? क्योंकि किसी स्मॉल एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर बी निकालने के लिए एक नियम पढ़ा है आपने अभी अभी, बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो इस पूरे वायर को हम कई छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। तो एक एलिमेंट ये मान लिया और इस एलिमेंट के कारण बी निकाल लो। यहाँ पर एक एलिमेंट के कारण बी निकल आएगा और पूरे वायर के कारण निकालना है, तो इस एलिमेंट के कारण जो बी निकले ना, उस मैग्नेटिक फील्ड को पूरे वायर के कारण निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो। किसके साथ? एंगल के साथ, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट तो बाद में करेंगे। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लंबाई कितनी है, dl, और कितनी दूरी पर ले लिया मैंने, l डिस्टेंस पर ले लिया पॉइंट O से, ठीक है ना। ये एंगल मैंने मान लिया है थीटा। अरे स्मॉल एलिमेंट से जो वायर है उसका पोजीशन वेक्टर r जो एंगल बनाता है थीटा, बायोट-सेवर्ट्स लॉ बोल रहा हूं। तो इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर b क्या होगा, इस वाले एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर b क्या होगा। b के लिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ है ये रहा। सो द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू दिस एलिमेंट एट पॉइंट P अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ इज गिवन बाई, इस वाले वायर, इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर b का फॉर्मूला क्या है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, μ0/4π I dl sin θ/r²। इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर b के लिए रिलेशन dB इक्वल टू μ0/4π I dl sin θ/r²। ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ है, तो जरा गौर से देखो इस रिलेशन को, जरा गौर से देखो इस एक्सप्रेशन को। मेरे ख्याल से इसमें दो वेरिएबल है बच्चों, इस वाले रिलेशन में दो वेरिएबल है, एक तो थीटा और एक स्मॉल r। और जो वैल्यू आपको गिवन है ना, ये वाली कैपिटल R तो गिवन है, ये वैल्यू कैपिटल R तो इसमें है ही नहीं। जो गिवन वैल्यू है क्वांटिटी वो है नहीं इसमें। और इसमें भी दो वेरिएबल है, एक तो थीटा है और एक स्मॉल r। दो वेरिएबल है और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दो वेरिएबल के साथ कैसे इंटीग्रेट करें, एक वेरिएबल के साथ तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, दो वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर b तो इतना आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है अब इसमें कि इसमें दो वेरिएबल है। तो पहले तो इन दो वेरिएबल को हटा करके एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो ये लिख दिया है इन द एबव रिलेशन, इन द एबव एक्सप्रेशन, इस वाले की बात कर रहे हैं। देयर आर टू वेरिएबल थीटा एंड r, and also given value of r
इज नॉट यूज, इसमें कैपिटल आर यूज किया नहीं। सो वी शैल रिप्लेस इन अबव रिलेशन टू हैव वन वेरिएबल थीटा ओनली। तो इसमें हमको केवल एक वेरिएबल रखना है थीटा, इस आर को रिप्लेस कर दो। आर को रिप्लेस कैसे करोगे, देखो जरा गौर से, इस वाले फिगर को देखिएगा। इन अ ट्रायंगल पीओएस, इन अ ट्रायंगल पीओएस में आर को रिप्लेस करने के लिए इक्वेशन बना रहा हूं, देखो पीओएस tan ऑफ पाई माइनस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, tan, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 180, और ये थीटा है तो ये कितना एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये रहा, इन अ ट्रायंगल पीओएस tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू आर अपॉन एल। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल है थीटा, तो परपेंडिकुलर तो ये हुआ बच्चों और बेस ये हुआ, ठीक है भाई। tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में tan पाई माइनस थीटा, तो ये तो एंगल पाई माइनस थीटा, ये एंगल 90, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। tan थीटा बराबर होता है tan थीटा का मतलब tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो आर है, अपॉन बेस कितना है एल, तो यहाँ पर tan थीटा tan पाई माइनस थीटा बराबर लिख दिया आर अपॉन एल, बिल्कुल ठीक है। tan पाई माइनस थीटा मेरे ख्याल से सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। tan पाई माइनस थीटा का माइनस tan थीटा होगा, ये इक्वल टू माइनस tan थीटा होगा। यहाँ देखो tan पाई माइनस थीटा बराबर होगा, tan पाई माइनस थीटा बराबर होगा माइनस tan थीटा। tan थीटा को नीचे ले लो, l को इधर ले लो, तो l को यहाँ ले लिया, तो l बराबर हो जाएगा r अपॉन माइनस tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो l बराबर हो गया फिर l बराबर माइनस, ये वाला माइनस ये रहा r, और 1 अपॉन tan थीटा बराबर होता है cot थीटा। ये बात समझ में आ गई। दिस इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिगार्ड में इस इक्वेशन को, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा dl अपॉन डी थीटा इक्वल टू r कांस्टेंट है, और cot थीटा का होता है, r तो कांस्टेंट है, cot थीटा का होता है माइनस, ये लग रहा है बाहर, और cot थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। cot थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बन गया r कोसेक स्क्वायर थीटा। तो dl अपॉन डी थीटा इक्वल टू r कोसेक स्क्वायर थीटा, तो dl बराबर क्या हो जाएगा, dl बराबर डी थीटा को उधर ले जाओ, तो r कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक ठीक है। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है थीटा के रिगार्ड में, ठीक है। इस इक्वेशन को पहले नोट करो, यहां तक नोट कर लिया, चलो तो इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू क्या आ गई, dl अपॉन डी थीटा, dl अपॉन डी थीटा इक्वल टू r कोसेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा को इधर ले गई, तो dl बराबर r ये रहा, और कोसेक स्क्वायर थीटा ये रहा, और इस डी थीटा को मैं यहाँ ले आया तो ये आ गया, तो dl बराबर हो गया dl बराबर r कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको नंबर डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्दर फिर चलो इन ट्रायंगल POS, इन ट्रायंगल POS साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू r अपॉन स्मॉल r। इन ट्रायंगल POS चेक करो जरा, ये रहा इन ट्रायंगल POS, इन ट्रायंगल POS साइन पाई माइनस थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस,
परपेंडिकुलर तो क्या हो गया आर, और हाइपोटेन्यूस हो गया स्मॉल आर। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, यही लिखा है देखो यहाँ, ये रहा। इन अ ट्रायंगल पीओएस साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। वहां से फिगर से देख लें आप, ठीक है ना। देखिएगा ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, ठीक है ना। स्मॉल आर को तो यहाँ ले जाओ, साइन थीटा को यहाँ ले जाओ, तो स्मॉल आर बराबर आर अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो स्मॉल आर बराबर हो गया, स्मॉल आर बराबर हो गया आर और ये कोसेक थीटा। इसको नंबर डाल दो इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एल एंड आर, डी एल एंड आर, डी एल की जगह पर तो लिख दो आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और स्मॉल आर की जगह पर लिख दो आर कोसेक थीटा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, सेकंड एंड थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एल एंड आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन भूल गए होंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ नोट कर दूं। फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, ध्यान करो, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था। ये पहली इक्वेशन थी ये वाली। इस इक्वेशन में डी एल की जगह पर क्या लिखूंगा, डी एल की जगह पर लिखूंगा आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ये रही, और इस डीएल, इस वाले डीएल की जगह पर, इस डीएल की जगह पर ये वैल्यू लिखो आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी थीटा यहाँ लिख दिया है, और ये क्या चाहिए साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, और इस स्मॉल आर की जगह पर क्या लिखूंगा आर कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट गया, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, क्या बचा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल आर साइन थीटा डी थीटा। जरा गौर से देखो, इस वाले फॉर्मूले में एक वेरिएबल है, देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और एक वेरिएबल है थीटा, और थीटा को इंटीग्रेट करोगे आप किसके रिगार्ड में, थीटा के रिगार्ड में। एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। नाउ वी कैन इंटीग्रेट बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल थीटा, केवल एक वेरिएबल है थीटा, इसको हम बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अब एक समस्या आएगी बच्चों, इसमें भी आपको एक प्रॉब्लम आएगी। जब आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, तो b इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो b हो जाएगा। यहां पर जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर इस एंगल की लिमिट लगानी पड़ेगी आपको, इस जगह पर लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो थीटा की लिमिट कहां से निकालेंगे आप, इस थीटा की लिमिट कैसे लेंगे, इस थीटा की लिमिट कैसे लेंगे, इस थीटा की, इस वाले थीटा की लिमिट कहां से लाओगे आप, इस वाले थीटा की। तो थीटा की लिमिट देखने के लिए पर एक काम करो, देखो ये फिगर देखिए आप, ये वाला ये रहा थीटा, ये वाला है, इसकी थीटा की लिमिट कैसे लोगे आप। थीटा की लिमिट यहां से नहीं निकाल सकते, आप एक काम कर लो, इस थीटा को अल्फा के टर्म में कन्वर्ट कर लो, इस थीटा को अल्फा के टर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जरा इस ट्रायंगल को देखो गौर से, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल, ये एंगल कितना है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ये एंगल कितना है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस ये कितना है अल्फा इक्वल टू क्या होगा पाई, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर पाई बाई 2 प्लस अल्फा होगा, ये हो गया। जरा चेक करो, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 अल्फा हो गया। तो मतलब थीटा की जगह पर मैं अल्फा लिखना चाहता हूं, तो एक काम कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी थीटा अपॉन डी अल्फा
इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो 0 और प्लस इसका हो गया 1, अल्फा के रिगार्ड किया है ना 1, तो इसका मतलब डी थीटा बराबर हो गया डी अल्फा। डी थीटा बराबर क्या हो गया? डी अल्फा। ठीक है, ठीक है। डी थीटा को डी अल्फा लिख दो और थीटा को लिख दो π/2 प्लस अल्फा, π/2 प्लस अल्फा। थीटा को तो π/2 प्लस अल्फा लिख दो और डी थीटा को लिख दो डी अल्फा। यहां पर इस वाले रिलेशन में देखो, ये जगह पर, यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, आपने क्या किया है, ध्यान करो, वो एंगल ट्रायंगल POS था, थीटा बराबर कितना है? π/2 प्लस अल्फा था, π/2 तो था ये 90 प्लस अल्फा, π/2 प्लस अल्फा। इसको मैं साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस अल्फा। ठीक है, अरे साइन साइन बोथ साइड लगा दो, तो साइन 90 प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस वाले रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दो, इसको, इस वाले रिलेशन, एंड डिफरेंशिएटिंग अबव रिलेशन थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, देन वी गेट, इसको करोगे तो डी थीटा अपन डी अल्फा इक्वल टू, इसका हो गया 0, इसका हो गया 1, तो डी थीटा इक्वल टू डी अल्फा। एक तो डी थीटा की जगह पर डी अल्फा लिख दो, इस डी थीटा की जगह पर तो लिख दो डी अल्फा, और साइन थीटा की जगह पर क्या लिख दो? साइन थीटा की जगह पर लिख दो कॉस अल्फा। तो रिलेशन क्या आ गया? रिलेशन क्या बन जाएगा? देखो, ये रिलेशन क्या बन गया? ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन साइन थीटा की जगह पर तो कॉस अल्फा आ गया और डी थीटा की जगह पर डी अल्फा आ गया, ये रिलेशन आ गया आपका। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, ये लो, इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर लो। ये अल्फा इज वेरिएबल फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा 1, ये रहा। जैसे ये बाई रहे, इसके कारण इस पॉइंट पर भी निकालना था, इस एंगल को अल्फा 1 मान लूँ मैं, ये तो प्लस क्लॉक, इस डायरेक्शन में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो प्लस और इस डायरेक्शन में माइनस, ये माइनस अल्फा, इधर तो प्लस अल्फा 1, इस पर माइनस अल्फा 2, तो इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट लगाओगे माइनस अल्फा 2 से प्लस अल्फा 1 तक। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इंटीग्रेशन करोगे तो dB का इंटीग्रेशन तो B इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या लगाओगे यहाँ पर? इंटीग्रेशन का साइन है ये, लोअर लिमिट कितनी है? माइनस अल्फा 2 और अपर लिमिट कितनी है? अल्फा 1। इंटीग्रेट करो इस वैल्यू को, इसको μ0/4 पाई I/r कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है, यहाँ से आगे देखिएगा, B बराबर μ0/4 पाई I/r, μ0/4 पाई I/r, कॉस अल्फा का होता है साइन अल्फा, अपर लिमिट अल्फा 1, लोअर लिमिट माइनस अल्फा 2। अपर लिमिट जब पुट करते हैं तो साइन नहीं बदलता, ये लिमिट पुट करोगे तो साइन नहीं बदलेगा, लेकिन लोअर लिमिट पुट करोगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस और है, और साइन माइनस अल्फा बराबर प्लस साइन होता है, साइन अल्फा होता है। तो रिलेशन में इस लिमिट को पुट करोगे तो साइन अल्फा 1 और इस लिमिट को पुट करोगे तो प्लस साइन अल्फा 2। ठीक है, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया क्या बेटा? फाइनल रिजल्ट आ गया ये B इक्वल टू μ0/4 पाई I/r साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है। बट फॉर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, अगर वायर की लंबाई अनंत होती तो अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर 90, तो इस अल्फा 1 की जगह पर 90 और यहाँ पर 90, तो ये रिलेशन आता μ0/4 पाई I/r साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। तो फॉर्मूला आ गया B इक्वल टू μ0/4 पाई 2I/r, और इसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻⁷ 2I/r। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस डेरिवेशन को बच्चों आप पूरा वीडियो देखें, पॉज करके इसे नोट करें और 1-2 बार आप खुद लिख करके देखें इस वाले डेरिवेशन को। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है।